हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है शिक्षा कंपटीशन चैनल पर। और यहाँ पर मैं आज आपको करवाने वाली हूँ हिंदी साहित्य के जो बार-बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर बहुत सारे नए क्वेश्चन इसमें मैंने ऐड किए हैं। क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बल्कि उसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन आप देखेंगे, साथ में आपको यहाँ पर उनका जैसे कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हो सन वगैरह भी बताया जाएगा, प्रकाशन वर्ष भी, है ना? तो क क्लास सबसे पहले तो आपको पूरी देखनी है क्लास। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब उसके बाद कर लेना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देरी किए। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर कुमारपाल प्रतिबोध। कुमारपाल प्रतिबोध नामक जो रचना है और ये किस प्रकार की रचना है? तो एक गद्य पद्य मिश्रित संस्कृत प्राकृत काव्य है। ठीक है? संस्कृत और प्राकृत, ये संस्कृत और प्राकृत काव्य है। ठीक है? संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं में इसकी रचना की गई है। गद्य पद्य मिश्रित है। गद्य पद्य मिश्रित जो होता है उसे चंपू काव्य कहा जाता है। ठीक है? गद्य पद्य मिश्रित को चंपू काव्य कहते हैं। तो ये रचना किसने लिखी है? कुमारपाल प्रतिबोध। राइट आंसर हमारे यहाँ पर हो जाएगा सोमप्रभ सूरी और ये 1241 विक्रमी संवत में लिखी गई थी। आगे है प्राकृत पेंगलम नामक रचना किसने लिखी है? तो 2 क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, थोड़ा ध्यान से इनको देखिए। प्राकृत पेंगलम नामक जो रचना है, जो मूल रचना है, वो लिखी गई थी लक्ष्मीधर के द्वारा 14वीं शताब्दी के लास्ट में, ठीक है? यानी कि अंत में। लेकिन प्राकृत पेंगलम की जो टीका है, वो किसने लिखी है? तो ये वंशीधर ने लिखी है। कभी-कभी ऐसा होता है कि जब हम क्लास में प्रश्न पूछते हैं तो प्राकृत पेंगलम सारे बच्चों के मिले-जुले आंसर इसके मिलते हैं बंशीधर, लक्ष्मीधर, बंशीधर, लक्ष्मीधर। क्योंकि इन दोनों में कहीं न कहीं उसको इनको ऐसा लगता है कि उन्होंने प्राकृत पेंगलम बंशीधर की पढ़ी है या प्राकृत पेंगलम लक्ष्मीधर की पढ़ी है। तो अब यहाँ पर आपके दोनों प्रश्न हैं जो कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जानी चाहिए यहाँ पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, इसके लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये पुस्तक किसकी है? कल मैंने एक क्लास डाली थी हिंदी साहित्य के प्रमुख ग्रंथ, जो भी हिंदी साहित्य से संबंधित ग्रंथ लिखे गए हैं, वो कल की क्लास में आपको कंप्लीट पढ़ा दिए हैं और वो भी उनके जो भी उनकी साथ में व्याख्या सहित। ठीक है? तो मुझे नहीं लगता वहाँ से कोई भी आपका साहित्य का प्रश्न गलत हो सकता है ना? काफ़ी सारे बच्चों ने उसकी सराहना की है। और यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन है ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, तो ये फ्रैंक ई.के. के द्वारा लिखा गया है। ठीक है? फ्रैंक ई.के. के द्वारा लिखा गया है। वो क्लास नहीं देखी हो तो उसको ज़रूर जाकर के देख लेना। साहित्य के इतिहास ग्रंथ आपके कंप्लीट हो जाएँगे। सरेपा का प्रमुख ग्रंथ है दोहा कोश। हालाँकि जो सरेपा हैं उन्होंने लगभग 32 ग्रंथों की रचना की है। ठीक है? लगभग 32 ग्रंथों की रचना इन्होंने की थी। सरेपा, सरेपा को आप जानते हैं राहुल संकृत्यायनी ने प्रथम कवि माना है, प्रथम सिद्ध कवि माना है, ये ध्यान रखना। और दोहा कोश का जो संपादन है वो किसने करवाया था? तो ये डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने करवाया था। दोहा कोश का संपादन करवाया था किसने? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची। इन क्वेश्चन को आप रट लेना। कम से कम 5-6 हज़ार प्रश्न है। मैं सारी जो भी पहले मैंने क्लासेस डाली हैं, वन लाइनर, वो उन सबको मॉडिफाई करके मैं यहाँ पर लेके आ रही हूँ आपके सामने। अलग-अलग उनमें बहुत सारे क्वेश्चन अलग से ऐड भी कर रही हूँ और उनको थोड़ा-सा मॉडिफाई भी कर दिया है अलग तरीके से। तो क्लास मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आएगी। पुरानी क्लासेस अब कोई भी नहीं है। अब बिल्कुल आपको न्यू वर्ज़न में मिलेंगी। ठीक है? बताना मुझे कमेंट में कैसी लगी आपको क्लास। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ, लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये गारसादत तासी ने कहा है। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ। क्यों? क्योंकि जो गारसादत तासी हैं, उन्होंने बहुत सारे जो कवि हैं वो उर्दू के ही रखे थे अपने ग्रंथ में। गारसादत तासी आप जानते हैं ना, उन्होंने सबसे पहला फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। ठीक है? फ्रेंच भाषा में लिखा था और उसमें इन्होंने बहुत सारे कवियों का जो नंबर है ना? नंबर ऑफ कवि इन्होंने उर्दू का ज़्यादा रखा था। ये उर्दू के बहुत बड़े पक्षपाती थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। गारसादा तासी याद रखना। 84 सिद्धों में सबसे ऊँचा स्थान किसका माना जाता है? 84 सिद्धों में आप जानते हैं सिद्धों की जो संख्या है वो 84 है, जिनमें 4 कौन आती हैं? महिला आती हैं, महिला सिद्ध हैं, ठीक है? और 84 सिद्धों में सबसे ऊँचा स्थान आपका पूछ लिया जाए तो ये लुइपा का है और लुइपा का जन्म है ये हुआ था 773 ईस्वी में, ठीक है? लुइपा का अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे ऊँचा स्थान और ये किस बेस पर था? तो साधना में, ठीक है? ये साधना में था, ये ध्यान रखना थोड़ा-सा।
इससे मिला-जुला एक और क्वेश्चन है, इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों के मन में। 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि कौन थे? अब ध्यान से दोनों क्वेश्चन को देख लीजिए। 84 सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे बड़े कवि पूछ लिया जाए, तो सबसे ऊँचा स्थान था लुईपा का। देखिए सबसे बड़े कवि और सबसे बड़े विद्वान थे कन्हपा, और कन्हपा का जन्म हुआ था 820 ईस्वी में। तो ये दोनों को ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन अलग-अलग हैं और दोनों अलग-अलग बार पूछे जाते हैं। गणपति चंद्रगुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है, 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, और ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था 1965 में। ये ध्यान रखना, वैज्ञानिक इतिहास किसका है? तो गणपति चंद्रगुप्त का है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर होने चाहिए इस क्लास पर, ताकि मैं आगे की क्लास इसी तरह से आपके लिए कंटिन्यू कर सकूँ। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? अधिकांश साहित्य इतिहासकार, बहुत सारे विद्वानों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन माने गए हैं? तो ये सरहपा को माना गया है प्रथम कवि। लेकिन ये थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है, हिंदी के प्रथम कवि तो इनको माना गया था, लेकिन इनकी कोई भी रचना ऐसी नहीं थी उस समय, ना तो प्रकाशित हुई थी, है ना? इनकी कोई भी रचना उस समय प्रकाशित नहीं थी, कोई भी रचना इनकी उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए इनकी किसी भी रचना को पहला नहीं माना गया है, बल्कि आगे देखेंगे हम किसको पहला माना गया है। उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम ग्रंथ किसने लिखा है? उपदेश रसायन रास ये अपभ्रंश भाषा का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है, ठीक है? उपदेश रसायन रास, और ये किसने लिखा है? तो जिन दत्त सूरी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन-सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ कौन-सा है? तो ये पंच पांडव चरित रास शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया था 1350 ईस्वी में, ठीक है? प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है, थोड़ा ध्यान देना, क्या कह रहा है ये? शालिभद्र सूरी का। और आप जानते हैं शालिभद्र सूरी ने भारतेश्वर बाहुबली रास रखा था, जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। लेकिन इनका ये ग्रंथ भी है जो कि 1350 में लिखा गया था। आगे है, हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास किस ग्रंथ को माना जाता है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास तो लिखा था किसने? गणपति चंद्रगुप्त जी ने। लेकिन प्रथम वैज्ञानिक जो इतिहास है ये किसे माना जाता है? तो रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, जो कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए किसी भी हिंदी साहित्य प्रेमी को, जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए जरूरी है ये पढ़ना, हिंदी साहित्य का इतिहास। इसकी जो लिंक है वो मैं आपके अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी कि आपको लिंक मिल जाएगी लिंक प्रोडक्ट में। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो वहां से परचेज कर सकते हैं इसको, ठीक है? हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य विमर्श, और ये जो प्रकाशन हुआ था ना इसका, ये हुआ था 1929 ईस्वी में। ये भी थोड़ा ध्यान रखना। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक कौन है? तो ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है? इन सबके सन आपको देखने हैं तो कल की क्लास आप एक बार देख लेना। हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो ये मिश्र बंधु साहब है, 1910 ईस्वी में इन्होंने लिखा था हिंदी नवरत्न। इसमें 9 कवियों को इन्होंने रखा था, ठीक है? 9 कवियों को इन्होंने अपने ग्रंथ में स्थान दिया था, और वो 9 कवि कौन-कौन से हैं मैं बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ, अब एक बार देख लेना। शालिभद्र सूरी का ग्रंथ है भारतेश्वर बाहुबली रास, ये किस प्रकार का काव्य है? अभी मैंने आपको बताया था भारतेश्वर बाहुबली रास ये शालिभद्र सूरी जी का ग्रंथ है, और ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये एक खंड काव्य है जो कि 205 छंदों में रचित है, ठीक है? 205 छंदों में लिखा गया था, ये खंड काव्य है। शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन है? तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ये माना है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने, ठीक है? हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास इन्होंने लिखा है उसमें इन्होंने इनको प्रथम कवि माना है। मिस्र बंधुओं ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? तो इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है? प्रारंभिक काल नाम दिया है। अच्छा, इस पर ना थोड़ा सा संशय रहता है, इन्होंने प्रारंभिक काल नाम दिया है या आरंभिक काल नाम दिया है? वैसे आरंभिक काल नाम इन्होंने दिया है जहां तक मुझे लगता है ना? प्रारंभिक काल नाम जो है ये दिया है गणपति चंद्र गुप्त जी ने, है ना? गणपति चंद्र गुप्त जी ने। आप बताना दोनों में क्या कंफ्यूजन है, ठीक है? आरंभिक काल नाम है जो मिस्र बंधुओं का। देखो कई कई किताब में, किसी किसी किताब में आरंभिक काल मिस्र बंधुओं का बताया जाता है, किसी किसी में गणपति चंद्रगुप्त का। तो इसमें लिए थोड़ा सा कई बार जब हम एक ही चीज को अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं अपने आप में ही विवाद बन जाता है ना?
तो इन दोनों को थोड़ा-सा ध्यान रखना और इनको एक बार आप अच्छे से देख लेना, कमेंट में बताना कौन-सा कौन से का है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका ग्रंथ है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका ग्रंथ है? तो ये डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है, जो कि 1938 में आया था। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का जो आविर्भाव है, यानी कि हिंदी साहित्य का जो जन्म हुआ है, ये जन्म इन्होंने कब से माना है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। आप जानते हैं, अगर हम भाषाओं की बात करें तो सबसे पहले जो भाषा थी वो कौन-सी थी? संस्कृत। संस्कृत हमारी हिंदी की आदि जननी कही जाती है ना। संस्कृत के बाद में कौन-सी आती है? लौकिक संस्कृत, हालाँकि वो उसी का पार्ट है। फिर पाली का जन्म होता है। पाली के बाद में कौन-सी आती है? पाली के बाद में कौन-सी आती है? प्राकृत आती है, ठीक है? प्राकृत आती है और प्राकृत के बाद में कौन-सी आती है? अपभ्रंश आती है और अपभ्रंश के बाद में आती है हिंदी, ठीक है? अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? तो हिंदी का विकास हुआ है। कभी-कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हिंदी की जो आदि जननी है वो कौन है? वो तो संस्कृत है, लेकिन हिंदी का विकास किस भाषा से हुआ है? तो ये हुआ है अपभ्रंश भाषा से। ये थोड़ा-सा क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से पूछा जाता है, इसको याद रखना। डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है श्रावकाचार को, जो कि देवसेन की रचना है, 933 ईस्वी में लिखी गई थी ये, ठीक है? 933 ईस्वी में, और 250 इसके अंदर क्या है? दोहे हैं। 250 दोहे हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए इनकी मानी की जाती है क्योंकि जो पहला कवि है सरेपा, सरेपा को हिंदी का प्रथम कवि तो मान लिया गया, लेकिन उनकी कोई भी रचना उपलब्ध नहीं थी। प्रबोध चंद्र बागची ने उनका जो दोहा कोश है वो बाद में संपादित करवाया था, जबकि ये 933 ईस्वी में प्रकाशित हो गई थी। हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो जो अतीत है ये किसका है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ग्रंथ है। जीव दया रास नामक ग्रंथ किसका है? जीव दया रास नामक ग्रंथ किसका है? तो ये आसगू कवि का है। और इनका जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वो पूछा जाता है चंदन बाला रास, ठीक है? चंदन बाला रास। तो ये ग्रंथ भी किसका है? आसगू कवि का है। आगे वैर क्रोध का उच्चार या मुरब्बा है, ये कथन किस निबंधकार का है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का, ठीक है? ये बहुत ही अच्छे निबंधकार थे रामचंद्र शुक्ल जी, और इन्होंने कहा था वैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है। आत्मबोध किसकी रचना है? आत्मबोध किसकी रचना है? तो ये गोरखनाथ की रचना है, और गोरखनाथ आप जानते हैं नाथ पंथ के प्रणेता हैं, ठीक है? नाथ पंथ की जो नींव है वो इन्हीं के द्वारा रखी गई थी। पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? तो गुलेरी साहब कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है। इन्होंने 3 कहानियाँ अपने जीवन में लिखी थी, लेकिन उन्हीं के दो कारण ये विख्यात हो गए। इन्होंने पुरानी हिंदी का जो प्रथम कवि है वो किसको माना है? तो राजा मुंज को माना है, ठीक है? राजा मुंज, मुंज याद रखना। जैन ग्रंथ नेमिनाथ फागु की रचना किसने की है? नेमिनाथ फाग, ये जैन ग्रंथ है नेमिनाथ फाग, इसकी रचना करने वाले हैं राजशेखर सूरि 1350 ईस्वी में, ठीक है? नेमिनाथ रास, नेमिनाथ फाग, नेमिनाथ के नाम से नेमिनाथ चौपई, नेमिनाथ के नाम से कई रचनाएं लिखी गई हैं अलग-अलग विद्वानों की, ठीक है? एक बार उनको देख लेना, अदरवाइज मैं क्लासेस में करवाती रहूंगी। राजशेखर सूरि की है, 1350 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। बीसल देव रासों में किस शैली का प्रयोग हुआ है? बीसल देव रासो जो ग्रंथ है ये किसके द्वारा लिखा गया है? नरपति नालय के द्वारा, ठीक है? नरपति नालय के द्वारा लिखा गया है। लेकिन ये जो ग्रंथ है ना, रासो ग्रंथ वैसे ज्यादातर सब वीर रस में लिखे गए थे, लेकिन ये श्रृंगारिक गेय शैली में, गेय शैली में लिखा गया है। श्रृंगारिक काव्य है ये, ठीक है? ये कैसा है? श्रृंगारिक काव्य है, और इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। आगे जयचंद प्रकाश के रचयिता कौन है? तो ये भट्ट केदार साहब हैं, ठीक है? जयचंद प्रकाश। आगे उपदेश रसायन किसकी रचना है? तो उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी की रचना है। 80 पद्यों में इसको लिखा गया था 1114 ईस्वी में, ठीक है? उपदेश रसायन। और अभी हमने ऊपर देखा भी था ये अपभ्रंश भाषा की प्रथम रचना भी मानी जाती है उपदेश रसायन, ठीक है? और 80 पद्यों में इसकी रचना की गई थी। जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन कहे जाते हैं? जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कौन माने जाते हैं? तो मुनि राम सिंह। ये खाली राम सिंह के नाम से भी जाने जाते हैं, जिन्होंने पाहुड़ दोहा की रचना की थी, वही राम सिंह है, ठीक है? वही राम सिंह है। ध्यान रखना कौन से कवि हैं जो तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के दरबारी कवि रहे हैं? तो ये कौन रहे हैं? विद्यापति रहे हैं, ठीक है? जिन्होंने कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखी थी, वो इन्हीं अपने जो इनके आश्रयदाता थे, इन्हीं की उसके इन्हीं की प्रशंसा में लिखी थी, ये ध्यान रखना। हिंदी का भवभूति किसे कहा जाता है? तो हिंदी का भवभूति कहा जाता है पुष्पदंत को, ठीक है? पुष्पदंत को याद रखना। अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ
किसकी रचनाओं से माना जाता है? तो ये माना जाता है जोइंदू से। ठीक है, अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का जो प्रारंभ हुआ है, वो जोइंदू की रचनाओं से माना जाता है और इनकी रचनाएँ 2 रचनाएँ इनकी जो पूछी जाती हैं, योग सार और परमात्म प्रकाश। ठीक है, परमात्म प्रकाश, ये 2 रचनाएँ जोइंदू की जो पूछी जाती हैं। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन हैं? तो ये है सोमप्रभ सूरी। ठीक है, कुमारपाल प्रतिबोध ये रचना किसकी है? सोमप्रभ सूरी की है। नरपति नालय ने किस रासो ग्रंथ की रचना की है? तो ये बीसलदेव रासो की रचना इन्होंने की है। इसमें इन्होंने 12 मासा की का वर्णन किया है। वर्ण रत्नाकर के रचनाकार कौन है? तो ये ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ठीक है, वर्ण रत्नाकर इसके रचनाकार हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। नासिकेतोपाख्यान या चंद्रावती ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? नासिकेतोपाख्यान या इसी का नाम है चंद्रावती ग्रंथ, तो इस ये है सदल मिश्र के द्वारा लिखा गया है। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के भाषा मुंशी थे। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक कौन सी है? तो ये वर्ण रत्नाकर है जो कि ज्योतिरीश्वर ठाकुर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, ये गद्य की पहली पुस्तक है, मैथिली भाषा में लिखी गई है, ये ध्यान रखना। कृषक क्रंदन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये गया प्रसाद शुक्ल सनेही के द्वारा लिखा गया है, जो कि द्विवेदी युग के कवि हैं, द गया प्रसाद शुक्ल सनेही। ठीक है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या था? ये था ज्ञान। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखनाथ के कितने ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन करवाया था? तो ये 14 ग्रंथों को गोरखवाणी नाम से उन्होंने संपादित करवाया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना था पीताम्बर जी ने और गोरखवाणी नाम से संपादित करवाया था। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो बिना लाइक किए आपको नहीं जाना है। प्लीज लाइक जरूर कर देना, हाइप भी कर देना, है ना। कमेंट करके बताना कि क्लास आपको कैसी लगी है। सिर्फ 1 मिनट का काम है ये सारे काम करने के लिए। नए हो तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ठीक है। तो इस तरह के कम से कम आपको लगभग हम 5000 की सीरीज चलाएंगे, लेकिन उसमें बहुत सारे प्रश्न आपको बहुत प्रश्न नहीं मिलेंगे, है ना। पहले भी मैं बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस करवा चुकी हूँ, लेकिन इस बार आपको थोड़ा मॉडिफाई करके अलग तरीके से करवाया जाएगा, जो आपके सीधे सीधे एग्जाम में मिलेंगे आपको प्रश्न। इस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नक्श सिक्का वर्णन है। तो ये कुबले माला कथा, ठीक है। कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का जो नक्श सिक्का वर्णन है वो कुबले माला कथा में है, और जो कि उद्योतन सूरी की रचना है। ठीक है, ये किसकी है? उद्योतन सूरी की रचना है, ये ध्यान रखना। आगे देखते हैं, किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? तो किस ग्रंथ में चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा कहा गया है? शिव सिंह सरोज में, जो कि 1883 में प्रकाशित हुआ था और ये हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, हिंदी का प्रथम साहित्य ग्रंथ है, प्रथम साहित्य ग्रंथ माना जाता है ये। और चंद्रवरदाई को छप्पयों का राजा इसी में कहा गया है। और चंद्रवरदाई आप जानते हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखी थी। कौल ज्ञान निर्णय के रचनाकार कौन है? तो ये मत्स्येंद्र नाथ हैं। और मत्स्येंद्र नाथ कौन थे? ये सिद्धों में थे, ठीक है, ये सिद्धों में थे और इनके ही शिष्य थे गोरखनाथ। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहने वाले कौन है? राहुल जी हैं। नाथ पंथ के प्रणेता कवि कौन थे? तो ये गोरखनाथ थे, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे ये। राजमती से रूट कर बीसलदेव कहाँ गया था? जो बीसलदेव रासो नामक जो रचना है नरपति नालय के द्वारा लिखी गई है, उसमें राजमती और बीसलदेव, है ना, बीसलदेव दोनों का वर्णन है। इनका विवाह होता है, लेकिन बाद में राजमती से रूट करके बीसलदेव उड़ीसा चले जाते हैं ना, फिर लौट आते हैं अगले ही चरण में। इस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता माता जैन धर्म में दीक्षित हो गई थी। तो सीता माता को जैन धर्म में दीक्षित होता कौन बता रहा है? ये पौंचर्यू में बताया गया है, स्वयंभू के द्वारा जो लिखी गई है। ठीक है, स्वयंभू की रचना है और इसमें राम कथा का वर्णन है, राम कथा का वर्णन है, ये ध्यान रखना। और इसमें सीता माता को जैन धर्म में दीक्षित होता बताया जा रहा है। आगे, पुस्तक जल्लन हत दे चली गज्जन निरकाज में जल्लन को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? तो ये पृथ्वीराज रासो को देने का उल्लेख है। जो ये जल्लन है ये चंद्रवरदाई का बेटा था। ठीक है, चंद्रवरदाई के पुत्र थे ये जलन साहब, और इन्होंने अपने बेटे को ये पुस्तक दे दी थी। और बाद में फिर ये कहाँ चले गए थे? पृथ्वीराज चौहान को जब तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, 91 में तो ये जीत गए थे, 92 में जब ये युद्ध हुआ था तो मोहम्मद गौरी से हार गया था और मोहम्मद गौरी से अपने साथ ले गया था।
है ना? तो चंद बरदाई अपनी पुस्तक को जिसको वो लिख रहे थे इतने दिनों से पृथ्वीराज रासो को, ऐसा कहा जाता है कि उसको वो अपने बेटे को सौंप कर चले गए कि आगे जो भी होगा अब तुम लिख देना और मैं चला किसके लिए? गज्जर निरप काज यानी कि राजा के काज के लिए मुझे जाना पड़ेगा। तो ये पृथ्वीराज चौहान के पास चले गए थे। हिंदी साहित्य के 700 से 1400 ईस्वी तक के कालखंड को जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो इन्होंने नाम दिया है चारण काल, ठीक है? इन्होंने इसको आदिकाल माना है और आदिकाल को इन्होंने नाम दिया है चारण काल। सीधा-सीधा पूछा जा सकता है कि आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया है? तो ग्रियर्सन ने दिया है। ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है? तो चारण काल नाम दिया है। आला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन हैं? तो ये हैं जगनिक कवि जिन्होंने परमाल रासों की रचना की थी। इसी को आलाखंड के नाम से भी जानते हैं। रासो ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए थे? तो डिंगल पिंगल शैली में लिखे गए थे, ठीक है? जो रासो ग्रंथ हैं सारे के सारे डिंगल में नहीं लिखे गए और सारे के सारे ना ही पिंगल में लिखे गए, ठीक है? सब अलग-अलग शैली है लेकिन यही 2 शैली उस समय अपनाई गई थी। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया है? तो ये पतंजलि ने किया है जो कि योग के कौन है? गुरु हैं, ठीक है? योग का जो प्रवर्तन है ना वो इन्होंने किया था। जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? तो ये विद्यापति पर माना जाता है। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ देखने को मिलता है? तो ये मिलता है राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेख में। जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? तो ये हैं धर्मसूरी, ठीक है? जम्बू स्वामी रास के रचयिता कौन है? तो ये धर्मसूरी हैं। गोरखवाणी ग्रंथ के संपादक कौन है? तो पीताम्बर दत्त बड़त्वाल हैं जिसमें इन्होंने 14 प्रमाणिक ग्रंथों को रखा है। 14 प्रमाणिक ग्रंथों को रखा है और ये ग्रंथ किसके हैं? सारे के सारे गोरखनाथ के। श्रावकाचार किसकी रचना है? तो ये देवसेन की रचना है। 250 दोहे में लिखी गई है और 933 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। हिंदी में प्रचलित बारहमासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो हिंदी में प्रचलित जो बारहमासा का मतलब है आप जानते हैं ना बैसाख, ज्येष्ठ, सावन, है ना, भाद्रपद, आश्विन, ये जो महीने मिलते हैं इनका वर्णन पूरे पूरे के पूरे 12 महीनों का वर्णन मिलता है संदेश रासक में जो कि अब्दुल रहमान की रचना है। रनमल छंद नामक काव्य के रचयिता कौन है? तो ये है श्रीधर। रनमल छंद नामक जो रचना है ये किसकी? श्रीधर की है। सिद्ध कवि सरेपा की रचना का क्या नाम है? तो ये है दोहा कोश। दोहा कोश का संपादन किसने करवाया था? तो प्रबोध चंद्र बागची ने करवाया था। बार-बार इनको रिपीट करते रहिए ताकि आपको आसानी हो जाए, याद हो जाए। रामचंद्र शुक्ल किस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं? तो रसायन शब्द से मानते हैं, ठीक है? रसायन शब्द से मानते हैं। अगर इन सब की आपको पीडीएफ चाहिए ना, ये कम से कम लगभग 5000 प्रश्न हैं। इन सब की अगर आपको पीडीएफ चाहिए, तो केवल और केवल ₹99 में आप नीचे जो नंबर दे रखा है, उस पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ आपको मिल जाएगी और या फिर एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज़ कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगी, ठीक है? तो वहाँ से ऐप डाउनलोड करके ये पूरी पीडीएफ आप ले सकते हो। इसी तरह के प्रश्न आपको बहुत सारे मिलेंगे वहाँ पर। पद्मावत में उल्लेखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो ये चित्तौड़गढ़ के राजा थे, ठीक है? राजा रतन सेन पद्मावत में पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया है? तो जायसी का ग्रंथ है पद्मावत, ठीक है? ये जायसी का ग्रंथ है पद्मावत जो कि 1540 ईस्वी में लिखा गया था और इसमें जो रतन सेन है वो चित्तौड़गढ़ के राजा हैं। आदिकाल और भक्ति काल के बीच एक स्वर्णिम कड़ी किसे कहा गया है? तो ये विद्यापति को कहा गया है। आदिकाल और भक्ति काल के बीच में, ठीक है? शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो ये वल्लभाचार्य जी हैं। शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य किसके गुरु थे? सूरदास के गुरु थे। ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो ये मध्वाचार्य हैं, ठीक है? मध्वाचार्य और मध्वाचार्य ने जो है ये किस संप्रदाय की स्थापना की थी? तो द्वैतवाद, ठीक है? द्वैतवाद की स्थापना इन्होंने की थी। रामचरितमानस, पद्मावत, सूरसागर, कबीर दोहावली जैसे ग्रंथ किस काल की देन है? तो ये जो ग्रंथ है ये भक्ति काल की देन है। विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? तो ये है केशवदास जी। विज्ञान गीता लिखा है किसने? केशवदास ने। संत साधना का साहित्यिक रूप कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो पंढरपुर से शुरू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है? संत साधना का साहित्यिक रूप प्रारंभ हुआ था पंढरपुर और संत साधना साधना तो आप जानते ही हैं जिसके कबीर प्रतिनिधि कवि थे, है ना? प्रतिनिधि कवि कौन थे? तो ये कबीरदास जी थे। प्रतिनिधि संत थे। संत साधना या फिर ज्ञानाश्रयी शाखा की शाखा भी इसको बोला जाता है। ब्रज लीला, मान लीला, दान लीला, प्रेम दशा लीला, रसानंद लीला, रस विहार लीला, ये सभी ग्रंथ किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो ध्रुव दास के द्वारा लिखे गए हैं। इसी तरह से आपको एक-एक क्वेश्चन में बहुत सारे ग्रंथ देखने को मिलेंगे आगे।
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने वाणी का डिक्टेटर किसे कहा था? तो ये कबीर दास को कहा था। एक सेकंड भी मैं अभी हाँ मस्त। हाँ, ये दो तो बड़ी बड़ी हैं दोनों और देरी बिसरा दी और दूरी तो इतना है कि ना कोई गीतन में जा सके। अच्छा 23 लगन जाएगी। ठीक है 27 को है 23 के लगन जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य थे? तो ये थे 12 शिष्य। भैया आपने पढ़ लिया होगा, मैं एक सेकंड है ना। निर्गुण धारा के ज्ञानाश्रयी शाखा शाखा को संत काव्य नाम किसने दिया है? तो निर्गुण धारा, देखो जो निर्गुण धारा सगुण धारा ये जो नाम दिए थे वो तो दिए थे रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है। ये तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया था, लेकिन इसको शॉर्ट में किसने कर दिया था? राम कुमार वर्मा जी ने कर दिया था, ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा के नाम से, ठीक है। तो ये ज्ञान राम कुमार वर्मा ने ये नाम दिया है। आगे है ज्ञानाश्रयी शाखा को संत काव्य नाम देने वाले कौन है? संत काव्य नाम इन्होंने दे दिया था राम कुमार वर्मा जी ने, ठीक है। आगे रज्जब अली खान के गुरु कौन थे? तो ये थे दादू दयाल। दादू दयाल थे। भक्ति विवेक, आगे थोड़ा देखते हैं। भक्ति विवेक, रतन खान, ज्ञान बोध, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, ये सभी रचनाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं? तो ये मलूक दास के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। भक्ति विवेक, रतन खान, ज्ञान बोध, राम अवतार लीला, ब्रज लीला। ब्रज लीला जो ग्रंथ है अभी हमने देखा था वो ध्रुवदास की भी है, ठीक है, और इनकी भी है। सबंगी रचना किसके द्वारा लिखी गई है? तो रज्जब दास के द्वारा लिखी गई है सबंगी रचना। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार है? तो ये ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवि है, ठीक है। सहजोबाई और दयाबाई, सहजोबाई और दयाबाई ये दोनों चचेरी बहनें थी, ठीक है। और ये दोनों किसकी शिष्या थी? चरण दास की शिष्या। ये चरण दास की दोनों शिष्या थी, सहजोबाई और दयाबाई, और ये ज्ञानाश्रयी शाखा की संत कवि हैं, ठीक है। चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित्र किसके द्वारा लिखी गई रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह ने लिखी है। निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रीय एवं सुशिक्षित कौन थे? तो ये थे सुंदर दास। सबसे अधिक शास्त्रीय यानी कि विद्वान भी यही थे, और जो है कि सुंदर में भी यही थे, ठीक है। सुंदर दास सिर्फ नाम ही नहीं था, ये सुंदर भी बहुत थे। किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का विरोध किया गया है? तो ये किया गया है संत काव्य धारा में, ठीक है। मूर्ति पूजा आप जानते हैं सगुन काव्य धारा में तो मूर्ति पूजा की जाती है। निर्गुण काव्य धारा यानी कि जो संत काव्य धारा है, ज्ञानाश्रयी शाखा जो है, इसमें इसका विरोध किया गया है। ज्ञानाश्रयी निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? ज्ञानाश्रयी यानी कि निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है? तो ये अद्वैतवाद, ठीक है। कहरनामा किसकी रचना है? कहरनामा ये जायसी की रचना है। कहरनामा किस कवि ने सिर्फ अवधी भाषा में ही रचनाएं की हैं? तो ये है जायसी। जायसी ने केवल और केवल अवधी में रचना की है। सूरदास ने केवल और केवल ब्रज में रचनाएं की थी, है ना। लेकिन जो तुलसीदास थे उन्होंने ब्रज और अवधी दोनों में समान रचनाएं की हैं, है ना। और शुक्ल जी इस बात को लेकर कहते भी है कि जायसी का पूर्ण अधिकार अवधी पर था, अवधी पर पूर्ण अधिकार था सूरदास का ब्रज भाषा पर। लेकिन तुलसीदास ऐसे महाकवि हैं जिनका दोनों भाषाओं पर पूर्ण अधिकार था। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि कौन है? तो ये हरिदास, ठीक है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक कवि हरिदास हैं। अनहल अनलहक यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, इसकी घोषणा करने वाले कौन है? तो यह मंसूर कवि। अनलहक यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, इसकी घोषणा करने वाले मंसूर कवि हैं। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो यह इंद्रावती 1744 ईस्वी में, ठीक है। सूफी काव्य पद्धति का अंतिम ग्रंथ कौन सा है? तो इंद्रावती है। और इंद्रावती किसकी रचना है? तो ये नूर मोहम्मद की रचना है, ठीक है। नूर मोहम्मद की रचना थी ये। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा रहा है? तो ये रहा है समासोक्ति, ठीक है। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार समासोक्ति है। कुतुबन के गुरु का क्या नाम था? तो ये था शेख बुरहान, ठीक है। कुतुबन
कुतवन ने कौन सी रचना लिखी थी? मृगावती रचना लिखी थी इन्होंने, ठीक है? मृगावती कुतवन की, जिसे शुक्ल जी ने प्रथम रचना माना है। सूफी कवियों की प्रथम रचना मृगावती